हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 2026 में सेविंग अकाउंट ट्रांजैक्शंस करने वाले पर्सन सावधान हो जाएं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिमिट फिक्स की हुई है जिसको क्रॉस होते ही ये डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाता है और डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है। इनकम टैक्स हो या जीएसटी, इनके रूल्स हमेशा अप्लीकेबल होते हैं फाइनेंशियल ईयर पे। फाइनेंशियल ईयर जैसे अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। तो अभी दोस्तों 25-26 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2026 तक चलेगा। और इस फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे वो असेसमेंट ईयर 26 और 27 में आप फाइल करेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी आपने इनकम करी हुई है, जो भी ट्रांजेक्शन आपने सेविंग अकाउंट में किया हुआ है, उसका सारा आपको डिटेल्स जो है 26-27 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय देना होता है। आप पैसा सेविंग अकाउंट में कितना जमा कर सकते हो, कितना निकाल सकते हैं, ये लिमिट दोस्तों अनलिमिटेड है। आप अपने सेविंग अकाउंट में चाहे जितनी मर्जी उतनी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है रिपोर्टिंग की। तो जो एसएफटी रिपोर्टिंग, उसका रूल ये कहता है कि आप 10 लाख या उससे ज़्यादा का इन एग्रीगेट, मतलब कि टोटल मिलाकर, जैसे कि आप 25-26 फाइनेंशियल चल रहा है, कभी आप बैंक में गए 2 लाख डाल दिए, कभी 3 लाख आपने कैश में डाल दिया, इस तरह से एक साल में टोटल आपका यदि 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो एक सेविंग अकाउंट में हो, एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट हो, और वो क्रॉस कर जाता है, तो बैंक इस ट्रांजेक्शन्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। अब ये जो डेटा होता है जब भी रिपोर्ट किया जाता है, तो ये आपके एआईएस में यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसबीआई के 4 ब्रांचेस में किसी पर्सन का सेविंग अकाउंट है, वो हर सेविंग अकाउंट में 3 लाख रुपीस कैश में डिपॉजिट करता है, ये सोचकर कि हम बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ब्रांच में यदि डालेंगे तो 10 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं होगी, तो हमारा ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट नहीं होगा और हम इनकम टैक्स की नज़र से बच जाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे आपने टोटल कितना डिपॉजिट किया, 12 लाख रुपीस। तो जो 10 लाख की लिमिट है वो ब्रांच वाइज नहीं चलती, वो बैंक वाइज चलती है। तो आपका ये लिमिट 12 लाख हो गया, मतलब 10 लाख के क्रॉस कर गया, तो ये ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी जाती है। अब कुछ लोग अपने ब्रेन को यूज करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि पैसे को स्प्लिट कर दिया जाए 3 बैंकों में। अब अकाउंट ओपन करा लिया एसबीआई में, एचडीएफसी में, इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में। अब सेविंग अकाउंट कई मल्टीपल बैंक्स में ओपन करा लेते हैं और जो कैश डिपॉजिट करना है उसको कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो एचडीएफसी में सेविंग अकाउंट ओपन हुआ, 4 लाख उसमें डाल दिया गया, एसबीआई में 4 लाख डाल दिया, आईसीआईसीआई में डाल दिया, टोटल 12 लाख हो गया। और यहाँ पे भी सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट को ये बात पता नहीं चले। अब यदि आप लीगली चलोगे तो ये ट्रांजेक्शन एसएफटी के माध्यम से रिपोर्ट नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग बैंकों में कैश डिपॉजिट किया हुआ है और जो 10 लाख की लिमिट है वो पर बैंक अप्लीकेबल होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप एसएफटी रिपोर्टिंग से तो आप बच जाओगे, जो कि रूल 114E में डिफाइन किया गया है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है ना, ई फाइलिंग, वो तो कम्प्लीटली एआई बेस्ड हो चुका है। और अभी सभी टैक्स पेयर से ये बोला जा रहा है कि आप अपने सारे बैंक को इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको अपडेट करना कंपलसरी है। ऐसे अकाउंट जो कि डोरमेंट अकाउंट है या डेड है उसको रिपोर्ट नहीं करना है, जो बाकी अकाउंट है वो आपको ऑल ओवर इंडिया के अकाउंट्स को अपडेट करना कंपलसरी। अब सिंस कि ये एआई बेस्ड हो चुका है और आपका जो पैन है वो क्या है, सभी अकाउंट में लिंक्ड है, ऐसे केस में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट इनसाइट है जो एआई बेस्ड है, वो क्या करता है, इस पैन नंबर के बेसिस पे सारे सेविंग अकाउंट को क्या करता है, लिंक करके वो देखता है कि एग्रीगेट बेसिस पे इस पर्सन ने अलग अलग बैंकों में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो एआई है वो क्या करता है, इस ट्रांजेक्शन्स को फ्लैग कर सकता है और वहाँ पर भी इंक्वायरी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स। अब जनरली बैंक तो एसएफटी के थ्रू रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एचडीएफसी आपको 4 लाख पे इंटरेस्ट देगा या एसबीआई देगा या फिर आईसीआईसीआई देगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ये आपके पैन पे रिपोर्ट हो जाएगा और एआईएस में रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो सिंस की इंटरेस्ट के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो डिपार्टमेंट इस इंटरेस्ट के बिहाफ पर भी आपसे इंक्वायरी कर सकता है कि आपके सेविंग अकाउंट में इतने पैसे कैश में डिपॉजिट हुए हैं जिसपे कि आपको इतना इंटरेस्ट हुआ, तो ये पैसा आपके पास
कहाँ से आए। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक एसएफटी के माध्यम से तो ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी बैंक को जो कैश की डिपॉजिट है और इमीडिएटली कैश का विड्रॉल है वो सस्पिशियस यदि लगता है तो बैंक मैनेजर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU को ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट कर सकता है। जैसे मान लो कि किसी पर्सन के बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपीज़ यूजुअली मेंटेन होते हैं, लेकिन सडनली उसने पैसे डाल दिए और इमीडिएटली उसने विड्रॉ कर लिया 15 लाख रुपीज़। तो ऐसे केस में बैंक STR भी फाइल कर सकता है, और ये जो STR है वो SFT रिपोर्टिंग से भी ज़्यादा रिस्की होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये होता है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि यदि हम अपने सेविंग अकाउंट का यूज़ करते हैं UPI या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए, मतलब जो भी सेविंग अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो कैश के थ्रू ना करके UPI के थ्रू, RTGS या नेफ्ट के थ्रू आ रहे हैं। मान लो कि आपने 50 लाख रुपीस UPI के थ्रू सेविंग अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र करा लिया, तो ऐसे केस में ये लोग सोचते हैं कि फिर ये ट्रांजेक्शन तो ट्रैक नहीं होगी क्योंकि ये कैश में तो नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना ह्यूज अमाउंट यदि सेविंग अकाउंट में आ रहा है तो हो सकता है कि ये बिजनेस पर्पस के लिए किया गया हो। अब SFT के थ्रू तो ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट नहीं की जाएंगे, आपके AIS में भी ये हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अब सेविंग अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट हो रहे हैं UPI के माध्यम से, उसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो UPI के थ्रू हुए हैं और 20 लाख प्लस के अमाउंट क्रेडिट हुए हैं। अब बैंक का जो इंटरनल सिस्टम है वो इसको फ्लैग करता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये पर्सन बिजनेस कर रहा है सेविंग अकाउंट से और इसके पास जो है UPI के थ्रू लगातार पेमेंट जो है क्रेडिट होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे केस में बैंक हो सकता है कि अकाउंट को फ्रीज कर सकता है और आपको बोल सकता है कि आप करेंट अकाउंट ओपन कराओ। डिपॉजिट के लिए 10 लाख या उससे ज़्यादा की, लेकिन विड्रॉल के लिए दोस्तों लिमिट थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, जब भी आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में सेक्शन 194N में पर बैंक ये लिमिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। TDS डिडक्ट होता है जिससे कि आपका कैश विड्रॉल यहाँ पे ट्रैक होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए सिनारियो 1 में ये कि यदि आप रेगुलर ITR फाइल करते हैं, लेट से कि आपकी लास्ट 3 ईयर की ITR फाइल है या फिर आपने किसी 1 साल की भी ITR अपनी फाइल की हुई है और आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो, तो ये लिमिट 1 करोड़ रुपीज़ की है। तो लेट से कि आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 1.2 करोड़ रुपीस आपने कैश विड्रॉ कर लिया, तो फर्स्ट 1 करोड़ रुपीस तक तो कोई TDS नहीं है, लेकिन जो 20 लाख रुपीस आपका एक्स्ट्रा जा रहा है उस पर 2% रेट से TDS कटेगा, तो 40,000 TDS डिडक्ट हो जाएगा और ये 20 लाख रुपीस आपके AIS में और 26AS में रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पे दोस्तों सेकेंड सिनारियो ये है कि आपने लेट से कि कोई भी ITR पिछले 3 साल की फाइल नहीं की, तो ऐसे केस में लिमिट 20 लाख की है और आपने लेट से कि 50 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिया कैश, तो 20 लाख तक तो कोई भी TDS नहीं कटेगा। जो रिमेनिंग 30 लाख है उस पर 2% के रेट से TDS कटेगा, 60,000 रुपीस ये डिडक्ट होगा और आपके AIS 26AS में दिखता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो विड्रॉल की लिमिट है वो डिफरेंट है और जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है वो डिफरेंट है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि आप विड्रॉ भी करते हैं तो भी उसका सोर्स आपको बताना होता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, जो कि आप ह्यूज अमाउंट कैश का विड्रॉ कर रहे हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट के केस में कि यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे ज़्यादा आप डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, तो ये ट्रांजेक्शन्स भी SFT के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है। दोस्तों ये जो करेंट अकाउंट के लिए लिमिट है ये कैश की है, लेकिन यदि आप अदर मोड्स जैसे कि चेक, UPI या नेफ्ट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। करेंट अकाउंट में आप जितनी मर्जी उतनी डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो। आप 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ तक डिजिटली आप कर सकते हो। इसमें बैंक जो है SFT के थ्रू कोई रिपोर्टिंग नहीं करेगा, लेकिन इस केस में GST डिपार्टमेंट इस ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कर सकता है। मान लो कि आप GST में रजिस्टर्ड नहीं हो और आपने किसी तरीके से करंट अकाउंट ओपन करा रखा है या फिर सेविंग अकाउंट में ही आप क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो। जैसे अभी रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ निकल के आए कि गोलगप्पे वाले को, अंडे बेचने वाले को, फ्रूट सेलर को UPI से पेमेंट लेने पर GST विभाग ने 50 लाख का, 60 लाख का नोटिस भेज दिया कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। तो इस तरीके की सिचुएशन होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये कि आप करंट अकाउंट में UPI के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो लेकिन आपने GST में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। जैसे यहाँ पे कि गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट है और सर्विसेज केस में 20 लाख की है। जैसे ये क्रॉस करता है आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, ये जो SFT रिपोर्टिंग की लिमिट है जैसे ही क्रॉस करती है
डिपार्टमेंट आपको नोटिस कब भेज सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये लोग रिपोर्टिंग कर देंगे तो तुरंत आपको नोटिस आ जाएगा। दोस्तों, डिपार्टमेंट हमेशा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करता है। यदि आपके आईटीआर में एक कंसिस्टेंट हिस्ट्री बनी हुई है इनकम की और आप उसमें प्रॉपर डिटेल्स अपनी देते चले जा रहे हो और आप कैश विड्रॉ करो, डिपॉजिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस कब सेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ सिनारियो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपकी आईटीआर एआईएस से मैच नहीं करेगी, जैसे कि मान लो कि आपने 15 लाख रुपए डिपॉजिट किया कैश में और आप इनकम केवल डिक्लेयर करो 5 लाख, तो ये फ्लैग कर सकता है ट्रांजेक्शन्स को, या फिर आपने आईटीआर फाइल ही नहीं की हुई है। और नॉर्मली यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारे हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी आपने 30 लाख प्लस की खरीदी हुई है और यहाँ पे आपने बैंक में 10 लाख प्लस का कैश डिपॉजिट किया हुआ है, आपके आईएएस में ट्रांजेक्शन्स दिख रही है, लेकिन आपने कोई आईटीआर फाइल ही नहीं किया हुआ है, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए भी डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायरी कर सकता है। डिपार्टमेंट आपको नोटिस जो है कैसे भेजता है, वो सबसे पहले ई कैंपेन का सहारा लेता है। जैसे जुलाई के मंथ में या दिसंबर के मंथ में वो ई कैंपेन चलाता है और उसमें ई कैंपेन नज के थ्रू दोस्तों बहुत सारे टैक्स पेयर को ये इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है कि आपके एआईएस में हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट किए गए हैं, तो आप इसको प्लीज़ कंफर्म कीजिए। तो सिंपली आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप उस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करो। यदि आपने आईटीआर नहीं फाइल की हो तो आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। यदि आपने कम ट्रांजेक्शन्स दिखाई हो आईटीआर में तो आपको वेरीफाई करने के लिए बोलता है, और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को आईटीआर में दोस्तों स्पेसिफाई करने के लिए बोलता है। तो आप यदि उसको कंफर्म कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने आईटीआर फाइल कर दी और आपकी आईटीआर क्या होगी, प्रोसेस हुई लेकिन डिफेक्टिव मोड में चली गई, तो वहां पर भी डिपार्टमेंट इन ट्रांजेक्शन्स को हाईलाइट कर सकता है कि आपकी जो आईटीआर है वो एआईएस से मैच नहीं कर रही है, तो आप उसको सही कर लीजिए। अब नेक्स्ट होता है 142(1) की नोटिस। 142(1) में आपको इंक्वायरी इशू कर सकता है डिपार्टमेंट, आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए बोल सकता है, प्रूफ देने के लिए बोल सकता है जो हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट किए गए। और 143(2) की जो नोटिस होती है वो स्क्रूटनी की होती है, जिसमें कि आपके आईटीआर की और जो भी डॉक्यूमेंट्स और आप प्रूफ सबमिट करते हो उसकी डिटेल्ड ऑडिट की जाती है, और इसकी भी टाइम लिमिट 3 मंथ्स की होती है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल होता है। और नेक्स्ट होता है कि यहाँ पे जो भी स्टेप मैंने आपको बताया दोस्तों, ये कुछ भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ और आप ये खुश होकर के बैठे हुए हो कि हमने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया, करेंट अकाउंट में किया, आईटीआर में हमने रिपोर्टिंग कम किया हुआ है, आईटीआर फाइल ही नहीं किया हुआ है, मेरा केस तो दब गया, डिपार्टमेंट यहाँ पे अब ओपन कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेक्शन 48 में डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट कर सकता है, आपके केस को रीओपन कर सकता है। तो केसेस को रीओपन करने के लिए भी लिमिट है, जैसे 50 लाख के अंदर की यदि आपकी ट्रांजेक्शन है तो उस केस में 3 इयर्स 3 मंथ्स की टाइम लिमिट है। ठीक है, असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका जो है 3 साल 3 महीने में केस डिपार्टमेंट रीओपन कर सकता है। 50 लाख प्लस का यदि ट्रांजेक्शन है तो उस केस में 5 साल 3 महीने तक मैक्सिमम टाइम लिमिट है दोस्तों, इसमें भी केस को ओपन कर सकता है। तो जनरली जब भी आपको इस तरीके का ई कैंपेन नज मिलता है शुरू में ही, तो आपको इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, या फिर जैसे ही डिफेक्टिव मोड में जाती है आईटीआर तुरंत आपको एक्शन लेनी चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि इनकम टैक्स नोटिस यदि करेंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको अवॉइड करना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहला तो ये कि आपको अपना जो टर्नओवर है वो आपको मैच कराना होगा। जब आपके बैंक में जितनी भी क्रेडिट आई हुई है और आपको अपने जीएसटी रिटर्न्स में टर्नओवर डिक्लेयर करनी, ये जो टर्नओवर आपकी है ये आपके आईटीआर की सेल्स से मैच करनी चाहिए। जब दोस्तों मिसमैच होता है तभी यहाँ पे नोटिस क्रिएट होती हैं। कैश विड्रॉल का यदि आपको टीडीएस कटा है सेक्शन 194(n) में, तो आपको प्रॉपर अपने आईटीआर में उसकी डिटेल्स आपको देनी होती है, जिससे कि आपका जो टीडीएस है वो आप रिफंड के तौर पे ले सको। ध्यान में रखना है कि बिजनेस करते हो तो आपको कभी भी 2 लाख या उससे ज़्यादा का कैश आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करना है किसी सिंगल पर्सन सिंगल डे में, नहीं तो 100% की पेनल्टी इसमें अप्लीकेबल है। तो कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, ये आपको ध्यान में रखकर अपने आईटीआर में इसका प्रॉपर सोर्स आपको बतानी पड़ती है, तभी आप इससे सेफ रह सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर। थैंक यू।